ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इस दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल हैं। खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक फोटो साझा की जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। फिलहाल राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है और बताते चले कि ये पहला मौका है जब राम मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां, स्तंभ, शिलाएं इत्यादि चीजें शामिल हैं। इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां उभरी हुई हैं और बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसका जल्द ही अब उद्घाटन भी कराया जाएगा, लेकिन इस बीच जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो काफ़ी यहाँ पर सभी के सामने आ गई, क्योंकि ट्वीट करके तस्वीर साझा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अयोध्या में लगातार जो राम मंदिर का कार्य वो प्रगति पर चल रहा है, लेकिन इस दौरान जब खुदाई की गई तो मंदिर से प्राचीन अवशेष भी मिले हैं और इसके साथ ही इसमें मतलब अनेकों जो मूर्तियां हैं वो भी शामिल है, स्तंभ भी शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ये तस्वीर है वो खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के जो क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने ट्वीट करके इसको साझा करके जानकारी दी है और इस फोटो को शेयर किया जिसमें ये अवशेष इकट्ठा करके रखे गए हैं। और आपको बताते चले कि राम मंदिर के प्रथम तल का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा होने के करीब है। बताते चले कि ये पहला मौका है जब मंदिर निर्माण के समय खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मूर्तियां शामिल हैं, स्तंभ हैं, शिलाएं हैं। ये सभी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, जहां इन शिलाओं में देवी देवताओं की कलाकृतियां भी उभरी हुई है वो भी नजर आ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान मिले इन अवशेषों को रामलला के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आज चंपत राय की तरफ से ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया और श्री राम जन्मभूमि पर क्योंकि यहाँ पर खुदाई के समय ये तमाम जो अवशेष है, प्राचीन अवशेष वो मिले। इसमें शिलाएं हैं, स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं और बताई जा रही हैं कि इसमें शिलाओं में कई जो देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं वो भी उभरी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को मंदिर में दर्शन के लिए भी रखा जा रहा है। हमारे साथ अयोध्या से विशेष संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है, लेकिन इस बीच जब खुदाई की जा रही थी तो कुछ विशेष और प्राचीन यहाँ पर कलाकृतियाँ, शिलाएं, स्तंभ मिले हैं और इसको ट्वीट करके मंदिर के जो सचिव है उनकी तरफ से ट्वीट करके जानकारी भी साझा की गई है। बिल्कुल, इस समय राम मंदिर में बड़ी तेजी के साथ ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तमाम सारे इंजीनियर और जो कलाकार हैं वह उस मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। ऐसे में मंदिर की खुदाई भी हो रही है। मुमकिन है जब मंदिर की खुदाई होगी तो अवशेष भी मिलेंगे। आपको याद होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा वर्ष 2004 और 5 के दौर में भी राम मंदिर की खुदाई हुई थी। उस समय भी तमाम सारे अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में एएसआई द्वारा सौंपी गई थी। तब भी यह माना जा रहा था कि राम मंदिर के अवशेष यानी मंदिर से जुड़े अवशेष गर्भगृह के नीचे हैं। और ठीक उसी तरह यानी साल 2023 चल रहा है, मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह भी मनाया जाना है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मनाया जाना है। और ऐसे में जब राम मंदिर के नीचे से मंदिर से जुड़े अवशेष मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार गौरवान्वित हो रही है वह धरा। उस धरा के लोग अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि जिस जगह पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी जगह पर सनातनी परंपरा की झलक दिखाते हुए कहीं ना कहीं
उस जमीन से अवशेष भी मिलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से ये अवशेष मिले हैं, प्राचीन अवशेष हैं, इसमें मूर्तियां, स्तंभ हैं, शिलाएं, और ये भी बताया जा रहा है इसमें भगवान की कलाकृतियां भी उभरी हुई हैं और इसको भक्तों और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भी मंदिर में रखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी लाइब्रेरी का भी निर्माण शायद इसी वजह से कराया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से। और आज जिस तरह से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि गर्भगृह परिसर के नीचे से मंदिर से संबंधित तमाम सारे अवशेष मिल रहे हैं, जिसमें भगवान की कलाकृतियां भी हैं, मंदिर की कलाकृतियां, और वह तमाम सारी यानी कलाकृतियां हैं जिनका सीधे सनातनी परंपरा से सीधा सरोकार है। तो कहीं ना कहीं वो तमाम सारे जो है दर्शन करने के लिए एक बड़ा माध्यम होगा, उस सभ्यता को समझने का एक बड़ा माध्यम होगा, जिससे सीधे राम भक्त समझना चाहते हैं। देश और दुनिया के राम भक्त कहीं ना कहीं उस चीज को जरूर समझना चाहते हैं, जिसे लेकर एक बड़ा विवाद, अयोध्या का विवाद सुर्खियों में उन दिनों में रहा। तमाम सारे समुदाय के लोग आपस में लड़े भी, और आखिरकार वर्ष 2019 की 9 नवंबर की तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसके बाद से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ना कि सिर्फ निर्माण हो रहा है, बल्कि यहाँ पर बाकायदा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, और उस म्यूजियम में ये इस तरह के तमाम सारे वह अवशेष रखे जाएंगे जिनका सरोकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उन किताबों में, उन पुस्तकों में रहा है, जिसे पढ़कर ही जज ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन इस बीच जो ये पहली तस्वीर साझा की गई है, जब से राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसके बाद से ये पहली तस्वीर साझा की गई है, जिसमें प्राचीन जो चीजें मिली हैं, जो कलाकृतियां मिली हैं, इन चीजों की पहली तस्वीर ये सचिव की तरफ से साझा की गई अब तक में। देखिए, यही खासियत रही है हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वह कानून व्यवस्था की रही हो या कानून के मानने वालों की रही हो, कि जब भी कभी कोई भी न्याय से संबंधित कोई भी बातें आई हैं तो वह समाज के सामने जरूर रखी गई हैं। और शायद यही वजह है कि चंपत राय ने अपने ट्वीट में उस बाकायदा फोटो को जारी किया हुआ है, जो जिस अवशेष मात्र से लिए गए हैं। राम मंदिर परिसर में जिस तरह से खुदाई हो रही है, उसकी नींव भरने का पूरा काम किया जा रहा है, और नींव से नीचे यानी कि 50 से 60 फीट नीचे की वह कलाकृति निकली हुई है, वह अवशेष पाया गया है, जो मंदिर और कहीं ना कहीं मूर्तियों से जुड़ा हुआ है। और उसी को चंपत राय ने आज ट्वीट के माध्यम से साझा किया और देश और दुनिया को बताया है कि वर्ष 2004, 5 और 7 के दौर में जब एएसआई ने भी सर्वे किया था, उस समय भी इसी तरह से अवशेष मिले थे। और उन्हीं अवशेषों को संज्ञान लेते हुए पहले हाईकोर्ट इलाहाबाद की खंडपीठ ने अयोध्या में मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया था, और उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं यही फैसला सुनाया था, और जिसे न कि सिर्फ हिंदू समाज ने बल्कि मुस्लिम समाज ने भी बहुत ही धैर्यता के साथ और पूरे विश्वास के साथ अयोध्या में मंदिर का होना स्वीकार किया था। और आज यही वजह है कि दोनों का ही गंगा जमुनी तहजीब का एक संदेश और अयोध्या में आपसी भाईचारा, सद्भाव बना रहे, इसे लेकर भी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं, और आज भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए राघवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि ये ट्वीट करके जो तस्वीर है वो साझा की गई और क्या ट्वीट किया गया ये भी आपको बता देते हैं। जहाँ श्री राम जन्मभूमि पर खुदाई में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल हैं, ये चंपत राय की तरफ से ट्वीट किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बसपा भी अब जुट गई है। बीएसपी एक बार फिर से सवर्णों पर फोकस करेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को जोड़ने की जो कवायद है वो बीएसपी की तेज हो गई है। गांव चलो अभियान में सवर्णों पर बीएसपी का जोर रहेगा, जहां दलित बाहुल क्षेत्रों में कैडर काम करने की रूपरेखा तैयार की गई है। और 2007 के बाद चुनावों में लगातार जो बसपा है वो मात खाती रही, लेकिन अब बसपा का फॉर्मूला 2022 चुनाव में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहा था। 2017 विधानसभा की बात करें तो बसपा को 1,93,00,000 वोट मिले थे हर विधानसभा क्षेत्र में। इस बार अलग से कार्य योजना बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ नया फॉर्मूला लाती, क्या रणनीति लाती है बसपा की तरफ से, वो देखना भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि 2007 के बाद से लगातार तमाम जो चुनाव हुए
हैं उसमें फ्लॉप होती रही है, लेकिन अब एक बार फिर से अपने पूरे फॉर्म में आती हुई बीएसपी नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम जो योजनाएं हैं वो तैयार करी। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें अब बीएसपी जुट चुकी है और बीएसपी एक बार फिर से सवर्णों पर फोकस करेगी। और सवर्ण क्या कुछ यहाँ पर गेम प्लान करते हैं, क्या उनका गेम प्लान होता है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्गों को साधेंगी और गांव चलो अभियान में सवर्णों पर बीएसपी का जो जोर है वो देखने को मिलेगा। जहां दलित बाहुल क्षेत्रों में भी कैडर कैंप करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है बीएसपी की तरफ से। और 2007 के बाद से चुनावों में लगातार मात खाती रही है बीएसपी, और अब बसपा का जो फॉर्मूला है 2022 चुनाव में भी बुरी तरह से फ्लॉप रहा था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा को 1,93,00,000 वोट जरूर मिले थे। और हर विधानसभा क्षेत्र में इस बार अलग से कार्य योजना तैयार करेगी बीएसपी की तरफ से, यानी कि जो रणनीति होगी इस बार बीएसपी की वो काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि आगामी 2024 का चुनाव की तारीख जिस तरह से करीब आ रही, सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रही। इस बीच अगर हम बात बीएसपी की करें तो वो भी अपना कोई नया फॉर्मूला, नई रणनीति के तहत 2024 में कुछ कमाल करने की कोशिश जरूर करेगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां, चाहे भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, रणनीति बनानी शुरू कर दी है। रणनीति बसपा की इस बार साफ होने वाली है कि 2007 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बढ़त बनाई थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के बैठी थी, यानी साफ है कि ब्राह्मणों को एक चेहरा जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। उस समय ब्राह्मण, उसके बाद बड़े चेहरे हुआ करते थे, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे नकुल दुबे हो या जयराम पांडे हो, बहुत से ऐसे बड़े चेहरे थे जो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दांव खेले थे। यानी कि साफ था कि जिस तरीके से 2007 में उन्होंने स्वर्णों को अपने साथ ला करके एक बड़ी जीत के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, सेम उसी स्थिति पे आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी जो है आगे बढ़ना चाह रही है। साफ है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वैसे ब्राह्मणों को अपनी तरफ, स्वर्णों को अपनी तरफ लाने के लिए पूरी कयात शुरू कर दी गई है। यानी कि जो स्वर्ण कभी उनके साथ में हुआ करते थे, पार्टी के साथ में हुआ करते थे, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि 2007 की रणनीति फिर से आजमाती हुई नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो। यानी कि साफ है कि जहां एक तरफ दलित वोट बैंक उनके पास में है, अभी तक निकाय चुनाव में हमने देखा कि मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ लाना चाह रही थी मायावती, और साफ साफ में उसके बाद सबसे ज्यादा कैंडिडेट यानी कि 11 कैंडिडेट उन्होंने जो उतारे थे वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। यानी कि साफ है कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण सभी चेहरों को एक साथ ला करके इस बार की 2024 की जो रणनीति है उसमें नई रणनीति कायम करना चाह रही हैं। इसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती सबसे ज्यादा मंथन जो कर रही हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कर रही हैं, जहां अभी कुछ दिन पहले ही इमरान मसूद को पार्टी से उन्होंने निकाला। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो धर्मवीर चौधरी को पार्टी से निकाला, जो कि प्रवक्ता हुआ करते थे। लेकिन साफ है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो गढ़ माना जाता था कभी बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी खमियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बसपा सुप्रीमो ढूंढ पाएंगी, यह भी काफी अहम होने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है, नई रणनीतियां हैं, ब्राह्मणों को अपने साथ लाना है, इसके साथ ही साथ में मुस्लिम को अपने साथ लाना है, दलित वोट बैंक को अपने पास लाना है, तो निश्चित तौर पर नई रणनीतियों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार उतरने के कयास लगा रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें आप बीएसपी की तरफ से नई रणनीति जरूर अपनाई जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ से बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश दौरा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और इस दौरान उज्जैन और इंदौर का दौरा करेंगे सीएम योगी। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे सीएम, और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर
अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ का भी लोकार्पण कार्यक्रम में जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मध्य प्रदेश दौरा है, जिस दौरान उज्जैन भी जाएंगे, महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का ये मामला है और वकीलों ने एसआईटी के सामने पेश किए पुलिस के खिलाफ साक्ष्य और बार अध्यक्ष सचिव समेत 17 अधिवक्ताओं के बयान सामने आए। अधिवक्ताओं की टीम ने घटनाक्रम के बयान दर्ज कराए। 17 अधिवक्ताओं ने एसआईटी टीम को बताया पूरा घटनाक्रम। एसआईटी टीम को सभी अधिवक्ताओं ने शपथ पत्र सौंपा है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसआईटी से भी कार्रवाई करने की मांग की गई। जहां अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज का वीडियो भी एसआईटी टीम को सौंपा है। घायल अधिवक्ताओं ने अपने मेडिकल भी एसआईटी टीम को सौंप दिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अधिवक्ताओं में जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, संभल से बड़ी अपडेट। संभल में बड़ा हादसा हुआ है, जहां मकान की छत गिरी है और छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जुनावई थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि संभल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। जहां मकान की छत गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत पिता की मौत हो गई है और मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज वहां पर जारी है। फिलहाल बताते चले कि इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, जहां 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर महिलाओं में मारपीट हुई है। 3 महिलाएं, एक महिला को बुरी तरह से पीट रही है। नोएडा सेक्टर 62 के पास का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी। इंदिरापुरम थाने क्षेत्र के शिप्रा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 महिलाओं ने मिलकर एक महिला को बुरी तरह से पीटा है। पुलिस ने फिलहाल मामले का संज्ञान ले लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। बुलंदशहर से खबर है, जहां कुख्यात गैंगस्टर कदीर की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश के बाद ये संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई। गैंगस्टर कदीर की 11,71,000 की संपत्ति कुर्क कर दी गई। गैंगस्टर पर ककोड़ थाने में गोकशी गैंगस्टर एक्ट, रासुका जैसे गंभीर मामले भी दर्ज है। ककोड़ में स्थित कदीर का 11 लाख से अधिक कीमत का जो प्लॉट है वो कुर्क कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर कदीर का जो प्लॉट है वो कुर्क कर दिया गया। 11 लाख के करीब की जो संपत्ति थी वो कुर्क की गई है। बुलंदशहर से बड़ी अपडेट, डीएम के आदेश के बाद ये कुर्की की जो कार्रवाई है वो की गई है। इस वक्त की अहम अपडेट, गैंगस्टर कदीर की 11,71,000 की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। साथ ही गैंगस्टर पर ककोड़ थाने में गोकशी गैंगस्टर एक्ट, रासुका जैसे गंभीर जो मामले हैं वो दर्ज है। ककोड़ में स्थित कादिर का 11 लाख से अधिक कीमत का जो प्लॉट था वो भी कुर्क कर दिया गया। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर महिलाओं में मारपीट हुई है। 3 महिला, एक महिला को बुरी तरह से पीट रही है। नोएडा सेक्टर 62 के पास का ये वायरल वीडियो सामने आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, जांच शुरू कर दी है और इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 62 के पास का ये वायरल वीडियो है, जहां पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो दक्षिण से शुरू हुई सनातन की लड़ाई अब उत्तर में सियासी पवंडर में तब्दील हो गई है। INDIA के सहयोगी डीएमके की जहरीली बयानबाजी अब कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। जी हां, बयान पर अब तीखे
और तीखे बयान सामने आ रहे हैं। कोई सनातन को डेंगू और मलेरिया बता रहा है, तो कोई अब सनातन को गाली देने वालों की औकात बता रहा, तो कोई आंखें निकालने तक की धमकी दे रहा है। आखिर क्यों विपक्ष ने सनातन को छेड़कर चुनाव से पहले ही खुद की सुपारी सत्ता के पक्ष को दे दी है? करेंगे चर्चा, उसके पहले दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। संग्राम जारी है घमासान, सनातन पर बवाल, इंडिया से सवाल। इंडिया गठबंधन में नफरती एजेंडा, 24 की पिच तैयार, सनातन पर आर पार। चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन कैसे इन दिनों एक मुद्दा पूरे चुनाव की तस्वीर बदलते हुए नजर आ रहा है। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है और सनातन विरोधी भी बोल रही है। சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे तो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने वाले हैं। मुगल और ब्रिटिश हुकूमत तो समाप्त कर नहीं सकी, ये लोग क्या करेंगे? पीड़ा और आश्चर्य है कि कांग्रेस के नेता भी उसी स्वर में बात करते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं का सनातन को लेकर बयान सामने आया है। तमिलनाडु सरकार में डीएमके मंत्री पोन मुडी का नया बयान सामने आया, जो कि उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल पोन मुडी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन ही समानता की स्थापना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ है। पोन मुडी ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन में बाकी बातों पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இந்த எல்லா நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. सनातन पर मचे कोहराम पर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है। बीजेपी को पता है अगर मुद्दा साध लिया तो 24 की राह आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की बैठक में साफ कर दिया कि सभी नेता इंडिया और भारत के मुद्दे पर नहीं, बल्कि सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे। जो धर्म के विरुद्ध बोले, जिसको एहसास ही नहीं है हम कहाँ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई विलेन ही हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।